आप सभी जानते हैं कि यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि फील्ड परियोजना निर्माण और रिपोर्ट राइटिंग पर के विषय पर आधारित है। तो इस परियोजना निर्माण एवं रिपोर्ट राइटिंग की जो प्रोग्राम है, प्रशिक्षण प्रोग्राम है, वो उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि ये 3 दिन होंगे ट्रेनिंग सेशन हमारे, जिसमें से पहला दिन जो आज का है ये हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारे गीतेश्वरी मैम, ज्ञान प्रकाश पांडे सर, डॉक्टर अमित भूषण देवी सर और हमारे संगीता बासानी मैम, आकांक्षा मैम, इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा फील्ड परियोजना के विभिन्न चरणों के संबंध में। फिर दूसरा दिवस जो है वो ऑनलाइन गूगल मीट पर होगा, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो अन्य कॉलेजेस से आने वाले हैं, जिसका प्रसारण हम महाविद्यालय के तीनों स्मार्ट क्लास जो है उन पर होगा, कक्ष क्रमांक 18, कक्ष क्रमांक 25 और ये सेमिनार हॉल। तो तीनों ही दिन में हमें प्रशिक्षण के जो मुख्य बिंदु हैं वो है शीर्षक का निर्धारण, साहित्य समीक्षा, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रश्नावली, अनुसूची और गूगल फॉर्म किस तरह से बनाया जाए, फिर प्रतिवेदन का प्रारूप, प्रतिवेदन लेखन और फिर लास्ट में जो होता है संदर्भ सूची निर्माण। इन 8 विषयों या 8 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित हमारे विभिन्न लेक्चर्स होंगे, जो कि हमारे महाविद्यालय के एक्सपर्ट्स और बाह्य कॉलेजेस के एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए जाएंगे। तीनों दिवसों में जो बच्चे रेगुलरली हमारे ये सेशंस अटेंड करेंगे, उनकी उपस्थिति के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी जो एनईपी वाले छात्र हैं, एनईपी पाठ्यक्रम वाले छात्र, उनके सिलेबस में ही आपका परियोजना निर्माण का 100 मार्क्स का एक अलग से विषय रखा गया है, जिसमें आपको फील्ड निर्माण, इंटर्नशिप वगैरह दिया गया है, ठीक है। और स्नातकोत्तर के भी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी 4th सेमेस्टर में एक परियोजना कार्य जो है वो जमा करना होता है। तो इस दृष्टि से ये जो हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को कि आप सभी इसमें शामिल हुए और आपको निश्चित ही हमारे एक्सपर्ट्स जो भी बताने वाले हैं उसका पूरा लाभ मिलेगा। और आगे के लिए मैं ज्ञान सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे आगे का कार्यक्रम जो है उसे बढ़ाएं। सर धन्यवाद मैडम। अब मेरा अनुरोध है आदरणीय प्राचार्य महोदय से, प्राचार्य पर हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें और उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करें। तो मेरा अनुरोध है आदरणीय प्राचार्य महोदय से आएं और हम सभी हमारे प्रतिभागियों को, हम सभी को इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी जी, नहीं आप संयोजक नहीं है पर आप विभागाध्यक्ष हैं, तो इस पहले आपको प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। इसके संयोजक हैं प्रीति बैस, सहायक प्राध्यापक अरसास, और हमारे बीच में उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण। आपके अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्री है इसमें, और कोई शास्त्र नहीं जुड़ पाया इसमें। बच्चे सभी के हैं, तो प्लीज आप अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की ही बंधन नहीं है इसमें जितने शास्त्र हैं सब सम्मिलित हो सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए प्रायः ये अनिवार्य कि उनका इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ जाना है, कैसे उनका प्रस्तावना है, उनकी भूमिका कैसी होगी, उनकी निष्कर्ष कैसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तव में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसके संबंध में अगर हम कार्यशाला रखें 3 दिवसीय ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो जो नए लड़के हैं अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, 3rd ईयर में भी आ गए हैं, कुछ 2nd ईयर में भी हैं,
पीजी के भी रहे हैं इसमें क्या? पीजी के भी छात्र छात्राएं हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इसके बारे में 1% भी जानकार नहीं है। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पहले प्रोजेक्ट कार्य किए होंगे, इंटर्नशिप किए होंगे और फील्ड में जाकर के कुछ सीखे होंगे। सीखने का तात्पर्य ये है, अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क किसी क्षेत्र में, अगर हम कोई प्राध्यापक या कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क कराता है तो आपको उसके आधार पर, उस शीर्षक के आधार पर उस फील्ड में जाकर के इंटर्नशिप के माध्यम से वहां जाके आपको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और सीखना पड़ता है। सीख करके आकर के और अपने प्रोजेक्ट को, अब प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे, प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया जाता है। प्रायः मैं देखा अधिकांश लोग जो हैं इंटरनेट में सर्च करके उसकी फोटोकॉपी करके और सबमिट कर देते हैं। अपने हस्तलिखित प्रोजेक्ट जमा करने का ये प्राथमिकता के आधार पर पहले बताया भी गया था कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें सबको हस्तलिखित होना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि आप मेहनत किए, आपने जाकर फील्ड में काम किया है, आपने उस अपने प्रोजेक्ट के संबंध में आपने डिसीजन तो पहले से लिया होगा, निष्कर्ष निकाल लिया होगा पहले से कि हमको करना क्या है, किसको कितना लिखना है, किस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पहले से ये जानकारी प्राप्त है। लेकिन आप इस बात से आप विशेष ध्यान रखना, जब प्रोजेक्ट वर्क बनाना तो उसमें हैंड राइटिंग करेंगे। आपको किसी प्रकार का नेट से सर्च करके प्रिंट आउट करके उसको टाइप करा के प्रोजेक्ट को जमा नहीं करना। हालांकि मैं देखा हूँ खास करके आपके अर्थशास्त्र विभाग में जो पिछले साल तो मेरा ध्यान आ रहा है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट कार्य कराया था सब हस्तलिखित था और हस्तलिखित के साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो काफी जमा तो कर देते हैं, लेकिन उसके जो शेष बचे हुए कुछ पन्ने होते हैं, 8-10 पन्ने होते हैं, 10 पन्ना होते हैं, 20 भी पन्ने हो सकते हैं, और उसको ऐसे सबमिट कर देते हैं। तो उसके आधार पर ही अर्थशास्त्र विभाग का बड़ा सराहनीय काम था कि उन्होंने उन बचे हुए कागजों को, पन्नों को एक अलग कॉपी या उत्तर पुस्तिका के रूप में उन्होंने बना करके और यहाँ पेज भी किए थे। 8-10 थे। अब वो 8-10 को पता नहीं वो किसी छात्र को दिया गया था या अपने पास रखे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बड़ा सराहनीय वाली बात थी कि हम उसको कैसे हम अभी पहले भी इसके पहले आपको कई बार बताया गया था कि अब जो है अपने महाविद्यालय में कागज के जैसे हम एडमिशन लेते थे पहले तो एक पन्ना फॉर्म भरते थे, आके जमा करते थे, ऐसा करते थे, ये सब ऑनलाइन हो गए। मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा कागज जैसे। तो इसका प्रयोग जरूर कीजिए और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। प्रोफेसरों के जो भी टॉपिक है या जो भी मार्गदर्शन है उसके आधार पर जरूर आप काम करें, निश्चित रूप से आप उसमें सफलता। बस मैं इसके आधार पर अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो शुभारंभ हो उसका, और जो पहला सेशन है, पहला सत्र है आज के दिन का, इसका जो टाइम था 11:30 था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हैं। इसका विषय है परियोजना का जो परिचय है, परियोजना के चरण है ना, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको परिचय बताया जाएगा और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं परियोजना में या रिसर्च में, उसके बारे में बताएंगे। इसके जो हमारे वक्तागर हैं या मान लीजिए रिसोर्स पर्सन हैं वो डॉक्टर द्विवेदी सर हैं और पांडे मैडम हैं। मैं आप दोनों को सादर आमंत्रित करता हूँ, और नहीं आप चाहे तो डिस्कशन करना जैसे भी चाहे। हाँ ठीक है ना, पहले आइए। मैं अमित सर को आमंत्रित करता हूँ, अमित सर आए और विषय पर अपना जो है विचार साझा करें और आप सभी बच्चों को लाभान्वित करें। आचार्य अमित सर।
सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्र विभाग की ओर से और समाजशास्त्र विभाग की ओर से हमारे जो प्रचार्य महोदय हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस 3 दिवसीय परियोजना निर्माण एवं लेखन विषय पे विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत हमें अनुमति प्रदान किया कि हम इस प्रोग्राम को करवाएं। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये तीसरी बार ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे जहाँ तक याद है 20, 21, 22 जनवरी 2020 को पहली बार महाविद्यालय की जो ICSE समिति है उस समिति से तत्वाधान में किया गया था। दूसरी बार परियोजना के प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पिछले साल आया था उसमें किया गया था। और यह तीसरा अवसर है जब हम लगातार पिछले साल इस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। अंतर इतना है कि अब मेरे साथ में प्रेसिडेंट भी तैयार हैं और इस जो प्रशिक्षण कार्यशाला है इससे संयोजक प्रेसिडेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार प्रेसिडेंट के लिए ताली बजाइए। असल में इस परियोजना प्रशिक्षण को कराते मैं थक गया था और किसी ने कहा कि मैं इसे करवाऊंगी, तो मैं प्रेसिडेंट को व्यक्तिगत आभार भी दूंगा। क्योंकि समय का अभाव है, फिर भी हम संक्षेप में जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी व्याख्यान देने वाले हैं, चाहे महाविद्यालय के हैं या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और अन्य जगहों से प्रोफेसर आएंगे और फिर तीसरे दिन भी व्याख्यान होने वाला है। तो आप अपने शीर्ष देखिए, हमारा जो व्याख्यान का शीर्षक है वह है 6 परियोजना कार्य के चरण। तो इससे यह तात्पर्य है, अक्सर हमें बताया जाता है या बच्चे समझ नहीं पाते हैं परियोजना होता क्या है। ये समझ में आ ही गया इस परियोजना क्या होता है, तो यह नहीं समझ पाते हैं कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाएं और कहाँ समाप्त करें। ये समस्या अक्सर बनी रहती है। तो मैं हूँ डॉक्टर अनिल भूषण द्विवेदी और मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ 6 परियोजना कार्य के चरण। उम्मीद करता हूँ कि बेहद संक्षेप में आपको बहुत ही क्या कहते हैं मन से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। आप सिंपल 4-5 बिंदुओं में यह जान जाएंगे कि परियोजना में हमें करना क्या होता है। तो स्लाइड नंबर 2 हम देख सकते हैं, ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी है। स्लाइड नंबर 3 प्रस्तुति अंतराल। आप जानते हैं कि आपको परियोजना में 30 नंबर से प्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है? 25 में 30 नंबर का प्रेजेंटेशन है। तो आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह भी सीख सकते हैं कि आप अपनी परियोजना का प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं ABCDEFGH, ये परियोजना के चरण है। क्या है? परियोजना के चरण है। ना तो तस्वीर निकालो ना तो लिखो, मैं आपके क्लासरूम में यही भेज दूंगा, ठीक है? पढ़ लेना। सर्वप्रथम है आरंभिक निर्देश, उसके बाद से है 6 परियोजना है 66 निर्धारण, उसके बाद से है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन, प्रतिवेदन प्रारूप, मूल्यांकन पद्धति,
समूह परियोजना से संदर्भ में सारी दिशा दें। ये इतने हमारे 6-7 बेसिक बिंदु होते हैं। इसी क्रम में हमें परियोजना करना होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे आरंभिक निर्देश के बारे में। स्लाइड नंबर 4। तो परियोजना है क्या? आप देखिए, पहले ही लाइन में लिख दिया हम, परियोजना क्या है? एक छोटा सा अनुसंधान है। क्या है? एक छोटा सा अनुसंधान है। ठीक है। तो दूसरा, जो परियोजना है उसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। परियोजना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है एकल परियोजना, दूसरा है समूह परियोजना। एकल परियोजना में आपको परियोजना अकेले करना होता है, जबकि समूह परियोजना में समूह में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 4 अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। मतलब 4 से लेकर 6 विद्यार्थी समूह परियोजना में हो सकते हैं और ये मैंडेट है। क्या है? मैंडेट मतलब यह अनिवार्य नियम है। शिक्षा विभाग के द्वारा यह नियम बताया गया है। तो समूह में सदस्यों की संख्या 4 से कम नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? ठीक है। जो एकल समूह परियोजना है उसमें क्या है, एक विद्यार्थी अपने सुपरवाइजर के साथ में मिल करके तो अपना परियोजना बनाता है। समूह परियोजना में समूह के साथ में मिलकर परियोजना बनाता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परियोजना मुख्य विषय में करना अनिवार्य है? नहीं। क्या है? नहीं। आप अपने परियोजना को चाहे वह एकल परियोजना हो, चाहे वह समूह परियोजना हो, आप अपने मुख्य विषय में, गौण विषय में, वैकल्पिक विषय में, यहाँ तक कि हाइब्रिड विषय में भी आप अपने परियोजना को कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या विद्यार्थियों को अपना परियोजना मुख्य विषय में, गौण विषय में, वैकल्पिक विषय में ही करना होता है? ठीक है? नहीं। आप परियोजना किसी भी विषय पे कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी विषय पे, चाहे वह बीए में आपका विषय न हो, फिर भी आप उस पर कर सकते हैं। मतलब मुख्य विषय, गौण विषय, वैकल्पिक विषय के अलावा हमारी पसंद से किसी भी विषय पर परियोजना हो सकता है, बशर्ते कि उस विषय के महाविद्यालय का जो कौशल विकास प्रकोष्ठ है उनके पास जाके आप अपने परियोजना की अनुमति लीजिए और फिर महाविद्यालय से प्रिंसिपल साहब से अनुमति लीजिए। उसके बाद से आपके कौशल विकास प्रकोष्ठ से जो प्रभारी हैं वे ही बताएंगे कि इस विषय से हमारे महाविद्यालय में कौन प्रोफेसर परियोजना करवा सकता है। ठीक है? ठीक है? समझ में आया है कि नहीं आया? ना आए तो बता देना। ठीक है? रही बात उसमें कंपल्सरी है कि आपके MA में जो विषय है उसी विषय में परियोजना करना है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप किसी भी विषय पर परियोजना कर सकते हैं। यदि आपकी परियोजना मुख्य विषय, गौण विषय, वैकल्पिक विषय से संबंधित है तो आप अपने प्रोफेसर से संपर्क करिए। यदि आपकी परियोजना मुख्य विषय, गौण विषय, वैकल्पिक विषय से नहीं संबंधित है तो आप कौशल विकास प्रकोष्ठ में जाइए। कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं दिनों सर।
जीर्णोत्सर्ग आप जानते हैं? तो जीर्णोत्सर्ग संसद दिशा क्षेत्रधारी हैं, वे आपके तीनों विषय के अलावा किसी भी विषय से परियोजना करने की अनुमति दिलवा सकते हैं। आगे इसमें है शील परियोजना आरंभ होता है शील परियोजना के शीर्षक बनाने के साथ। क्या समूह आपने बना लिया, आपने तय कर लिया कि हमें अकेले परियोजना करना है, आपने तय कर लिया हमें समूह में परियोजना करना है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद हमें अपने परियोजना हेतु एक शीर्षक बनाना होता है। वहाँ बातचीत नहीं, बातचीत कर रहे हैं, कौन है? कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? ये तुम्हारा घर है, मैदा है, ससुराल है? नहीं सीखना है तो भाग जाओ। मान लेते हैं तो दूसरा चरण आता है क्या? परियोजना के लिए शीर्षक का निर्धारण। परियोजना के लिए शीर्षक निर्धारण हमेशा अपने सुपरवाइजर से बात करने से बाद निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, शीर्षक निर्धारण से पहले आप अपने शीर्षक के आसपास जो किताबें हैं, समाचार में आया हुआ है, पत्रिका में आया हुआ है, उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। मतलब शीर्षक निर्धारण से पूर्व आप अपने शीर्षक से संबंधित साहित्य का समीक्षा करना चाहिए। ठीक है? आपका जो परियोजना का शीर्षक है उसमें सर्वप्रथम पहली बात है कि वह आपकी पसंद का होना चाहिए। आपकी पसंद का विषय नहीं है तो अच्छे से अच्छा सुपरवाइजर भी आपका परियोजना नहीं करवा सकता है। मैं उदाहरण दूँ, हमारे विभाग में परियोजना संख्या 6 देखो सब सही है, देखो महेंद्र है और पूरा उसका टीम है। इतना अच्छा इन लोगों ने परियोजना किया था, तो अच्छा इसीलिए हुआ था तो फिर उनने समझते हैं स्थान नहीं मिल जाए वहाँ से पीछे है। तो क्या? तो हमेशा याद रखिए, परियोजना अपने पसंद के विषय तय होना चाहिए। ऐसा विषय मत दे देना जो तुम्हारी सखी बताएं, जो तुम्हारे दोस्त बताएं, ऐसा विषय मत देना। जो तुम्हें पसंद है वह लेना, लाना भी है। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तो जो तुम्हें पसंद है वही परियोजना बनाओ। आप सामाजिक समस्याएं की बात करते हैं तो सामाजिक समस्या से आपका जो भी विषय है पसंद में है उसे। दूसरा, आपके पसंदीदा विषय के आपके सुपरवाइजर की सहमति चाहिए। आपको पसंद है, मुझे आता ही नहीं तो क्या कराऊंगा? तो आपसे पसंद और सुपरवाइजर से पसंद जहाँ मिल जाते हैं वहाँ से परियोजना का शीर्षक निर्धारित हो जाता है। इसे देख लेना, यहाँ बाएं तरफ में अंग्रेजी में बड़े ही आसान शब्द में दे दिया हूँ। ऐसा जो आपका शीर्षक है वह आपसे पसंद से संबंधित होना चाहिए। हमेशा हमेशा याद रखिए, डायरी में अपने लिख लीजिए। परियोजना का शीर्षक अपने पसंद के क्षेत्र से होना चाहिए। आगे समझ शील परियोजना हेतु आंकड़ों का संग्रह है। तो शील परियोजना संबंधी आंकड़ों से संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि यह क्या है। शील परियोजना है मतलब यह परियोजना आप महाविद्यालय से बाहर किसी गांव में, किसी समुदाय में, किसी सोसाइटी में, किसी समुदाय में, किसी संस्था में,
किसी संगठन में आप जहाँ से अपना परियोजना करते हैं, मतलब सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण दो प्रकार से संभव है। यदि सर्वेक्षण के दौरान महाविद्यालय नहीं आना है तो ये सर्वेक्षण 7 दिन में होना चाहिए। कितने दिन में? और यदि आप महाविद्यालय आते हैं हाफ टाइम तो आपका सर्वेक्षण कितने दिन होने चाहिए? 15 दिन। इसीलिए आप अपने डायरी में लिखिए। और आगे है कि जिस संस्था में आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उस संस्था से आपको प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवा के जाना होगा। सुना बताया हूँ। जिस संस्था में आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उस संस्था से सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। ठीक है। इसके बाद जब भी आप फील्ड सर्वेक्षण करने जाइए तो आप अपने हाथ में एक प्रमाण पत्र जो कि आपके सुपरवाइजर ने दिया है या आपके संस्था प्रमुख प्रचार्य ने दिया है, जिसमें लिखा है कि इसका नाम स्नेहा है, स्वाति है, दिए प्रथम की है, ये फील्ड सर्वेक्षण के लिए इसे ये आकार चाहिए और हम आपकी संस्था में भेज रहे हैं। तो वहाँ से जब जाओगे तो वहाँ से संस्था प्रमुख क्या करेंगे? उससे हस्ताक्षर करेंगे। आपने से सहयोग में पिछले साल दिया भी था। ठीक है। जो उस संस्था से आपको प्रमाण पत्र लेके आना है उसका नाम क्या है? जीवन जीसु जीसु जीसो। क्या है? ये आपके सुपरवाइजर आपको देंगे और आगे हमारे जो वक्ता हैं वे और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। फील्ड सर्वेक्षण हमेशा अनुसूचित आय में बनाकर करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। क्या फील्ड सर्वेक्षण सदैव अनुसूचित आय बनाकर करना चाहिए। अनुसूचित आय कैसे बनता है? आगामी 9 तकनीकी सत्रों में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वे इंटरनल हैं चाहे वे एक्सटर्नल हैं, आपको बताएंगे आगे। ठीक इससे ज्यादा अब क्या हो गया? समूह बन गया, शीर्षक बन गया, सर्वेक्षण कर दिया। क्या कर दिया? समूह बनाया, शीर्षक बनाया, अध्ययन किया, अनुसूचित स्थान बना के सर्वेक्षण किया। उससे बात क्या? उससे बात क्या? आपको देखिए हाल किताब में कहा था भारत में भयानक गरीबी है। और जब हम बाहर गए तो देखे कि 10 करोड़ से 22 से 4 से सब घूम रहे हैं। तो प्रश्न आ गया ना कि हमने जो किताब में पढ़ा था वही बात सिर्फ में सही नहीं है। मतलब आप आगे देखिए, मैंने लिखा है कि आंकड़े का विश्लेषण सदैव निश्चित विधि से करना चाहिए। क्या? इसीलिए आप लिखें, आंकड़ों का विश्लेषण सदैव निश्चित विधि से करना चाहिए। निश्चित विधि का अर्थ होता है कि हमने एक तरफ ऐसे आंकड़े सर्वेक्षण किया है जिसे हम माप सकते हैं और हमने ऐसे भी आंकड़ों का सर्वेक्षण किया है जिसे हम माप नहीं सकते हैं। जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणात्मक आंकड़ा। और जिसे हम माप नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक। जब आपके सर्वेक्षण में परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं तो उसे हम कहते हैं निश्चित पद्धति। क्या कहते हैं?
पद्धति। तो हमें आंकड़ों का विश्लेषण सदैव निश्चित पद्धति में करना चाहिए। यदि आपने से कोई विज्ञान संकाय का विद्यार्थी है तो विज्ञान संकाय जाते हैं ना, विज्ञान संकाय में अनुसंधान केवल परिमाणात्मक आंकड़ों से ही किए जाते हैं। मतलब लैब में जो डेटा प्राप्त हुआ है उससे किया जाता है, लेकिन कॉमर्स में, सामाजिक विज्ञान में हमेशा निश्चित पद्धति से अनुसंधान करना बेहतर होता है, अच्छा माना जाता है और सच में अच्छा होता भी है। ठीक है। और आंकड़ों के विश्लेषण हवा में नहीं कंप्यूटर से करना चाहिए। क्या? और कंप्यूटर ना हो तो गूगल फॉर्म से करना चाहिए। ठीक है। हाँ क्या? जब आपने अनुसूची फॉर्म बनाया उसी से गूगल फॉर्म बना दिया, फिर अनुसूची फॉर्म जैसे भाई है उसे गूगल फॉर्म में भर दिया, अपने आप विश्लेषण हो गया। आसान है ऐसे सारी जरूरत। आगे प्रतिवेदन लेखन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन हमेशा आसान भाषा में लिखना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा कैसा होना चाहिए? आसान। मतलब भारत एक गरीब देश है, आज भी महिलाओं एवं बच्चों के साथ अत्याचार होता है। आसान बातें लिखी। अनुकूल बहुत ही दिशा है, इसके साथ विकास संघ है, सारू विकास संघ में जो पुष्पराज जो है बहुत ज्यादा दिशा है। आसान भाषा, आसान शब्द भी आसान, और व्याकरण और बस व्याकरण में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से जब भी आप लिखिए तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा लिखिए। बेहतर है कि आप लिखना आरंभ कीजिए अध्याय बना के, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। उससे पहले आधार, अनुसमनिशा, पद्धति, तेज प्रमाण पत्र और अंत में इनेक्शन आते हैं। उसके बाद आप पूछते हैं कितने शब्दों में प्रतिवेदन तैयार किया जाए। तो 5000 शब्द से 5000 से 8000 शब्द में प्रतिवेदन बनाइए। इसके बाद है प्रतिवेदन चालू। आगे प्रतिवेदन चालू वही है। प्रतिवेदन में सभा तेज के बाद विद्यार्थी से प्रमाण पत्र, विद्यार्थी से प्रमाण पत्र के बाद सुपरवाइजर से प्रमाण पत्र, सुपरवाइजर से प्रमाण पत्र के बाद संस्था का प्रमाण पत्र, अनुसमनिशा, आधार, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, संरचना। और फिर इसे जो आपने फोटोग्राफी किया है वो, ये सब मिला के आपका प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार होता है। अब है मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति 100 नंबर से आए। 100 नंबर में से 50 नंबर आपसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय रिपोर्ट के आधार पे, और शेष 50 नंबर में से 30 नंबर प्रेजेंटेशन के आधार पे, 20 नंबर वायदा के आधार पे। इतना अवश्य याद रखिए, आप समूह में परियोजना करते हैं किंतु आपका मूल्यांकन व्यक्तिगत होता है। समूह परियोजना की स्थिति में सामूहिक योगदान व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है। पहले विभाजन आगे बताया जाएगा और सभी अच्छे सुपरवाइजर बताएंगे। ऐसा है, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा, पांचवा, छठवां, और सब विद्यार्थी से नाम के आगे उसका काम लिख दो। इसे कहते हैं कार्य विभाजन। इसके बाद धन्यवाद। आप सबने मौका दिया, आप सबने सुना।
इसलिए मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो आज का सेंसिस सबसे आ रहे हैं उसमें आप और ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू। जैसे कि अमित सर ने आपको पूरे परियोजना कार्य के विभिन्न चरणों को प्रारंभ से लेकर अंत तक संक्षेप में बता दिया है ना। तो प्रोसीजर क्या है परियोजना निर्माण की वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हर एक चरण में विस्तार से समझाने के लिए और हमारी बीच उपस्थित है डॉक्टर आकांक्षा राठौर मैम, जो कि वाणिज्य संकाय की सहायक प्राध्यापक हैं, और इनका आज का विषय है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रश्नावली एवं अनुसूची निर्माण, है ना। तो इस विषय पर आकांक्षा मैम विस्तार से आपको समझाने वाली हैं कि हमें किस तरह से आंकड़ों का संग्रह करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आकांक्षा राठौर मैम का, सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद प्रीति मैडम। यहाँ पर उपस्थित समस्त सहायक प्राध्यापक, अमित सर, प्रीति मैडम, सहवाज सर और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है परियोजना निर्माण रिपोर्ट लेखन, इसमें बहुत अच्छा व्याख्यान अमित सर के द्वारा दिया गया है। और आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाए। ठीक है, तो जब आप परियोजना का शीर्षक बना लेंगे, उसका क्षेत्र का निर्माण कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने किसी समस्या आएगी, उस समस्या को समाधान करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है टॉपिक डिसाइड करना। तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। जब हम किसी समस्या को देखते हैं तो उस समस्या से संबंधित हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं ना। आप विज्ञान में जितने भी अनुसंधान हुए हैं या कॉमर्स में हुए हैं, उन सभी में एक बात कॉमन है कि अनुसंधान हमेशा समस्या परक होता है। मतलब यदि समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम अनुसंधान करेंगे। ठीक है, और अनुसंधान केवल पुराने टॉपिक को लेकर या नए टॉपिक को लेकर होगा ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यदि हम बात करें कि किसी ने एक छोटे से टॉपिक पर या किसी एक विषय पर, परियोजना पर अनुसंधान किया है तो उसको लेकर आगे और आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, छोटे को और बड़ा कर सकते हैं, उसको विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। खैर, वो तो एक टॉपिक था कि आप शीर्षक क्या चयन करेंगे। मेरा टॉपिक आज जो व्याख्यान देना है उसमें है आंकड़ों का संग्रह कैसे करें। तो आपकी जो समस्या होगी आंकड़ों का संग्रह करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें समस्या को ध्यान में रखना। ठीक है, आंकड़ों के संग्रह करते समय समस्या एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम किस टॉपिक पर अनुसंधान कर रहे हैं। अब आंकड़ों का संग्रह जो होता है दो प्रकार से हो सकता है, या तो आंकड़े प्राथमिक होंगे या द्वितीयक होंगे। पता होगा, इस क्लास में एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अंक और समंक में क्या अंतर होता है। What is the difference between data and digit? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। क्या अंतर होता है अंक और समंक में? अंक जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 100 150 120 ये अंक हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो ये 100 बच्चे क्या हो गए, डाटा हो गए। बोल रहे हैं ना कि 100 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। मतलब जो अंक अपनी बात को कहने में समर्थ होता है उसे समंक कहा जाता है। ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, या मीनिंगफुल अंक क्या कहलाता है, समंक कहलाता है। तो जो हमारे डाटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। आप लोग देखेंगे तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अनुसंधान करते समय हम समस्या पर आधारित आंकड़ों का संग्रह करेंगे। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार के जो डाटा होते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक समंक होते हैं और वही डाटा दूसरे व्यक्तियों के लिए द्वितीयक समंक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें जनगणना की, ठीक है, तो सरकार द्वारा यदि जनगणना कराई जाती है तो वह क्या है, प्राथमिक समंक है। क्या है, प्राथमिक समंक है। लेकिन उस जनगणना का किसी व्यक्ति ने यदि अपने अनुसंधान में उपयोग कर लिया तो वह क्या कहला जाएगा, द्वितीयक समंक कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि एक ही डाटा किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक समंक होते हैं और किसी के लिए द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक का मतलब यह होता है कि फर्स्ट टाइम उस डाटा का हम संकलन कर रहे हैं, कलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, और कलेक्टेड डाटा का उसी का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक समंक कहलाते हैं। स्रोत क्या क्या होते हैं प्राथमिक आंकड़ों के, एक ऊपर है शायद, हाँ, रिक्त फॉर्म है, उसके बाद प्रश्नावली है और साक्षात्कार है। रिक्त फॉर्म मतलब एक क्वेश्चन के आधार पर हम फॉर्म बना लेते हैं, उसको फिल करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली और साक्षात्कार और अनुसूची। तो रिक्त फॉर्म मतलब अनुसूची आएगी। ठीक है, अब प्रश्नावली की बात करें तो एक ऐसी सूची जिसमें प्रश्न दिए होते हैं और हम या अनुसंधानकर्ता सामने वाले जिस व्यक्ति को वो जो समस्या है उससे संबंधित व्यक्ति के पास जाकर उस डाटा को क्या करवाते हैं, भरवाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में केवल एक ही बेसिक अंतर है, किसी को पता है प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है? प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसे कि अनुसंधानकर्ता डाक के द्वारा भेजता है जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, और अनुसूची मतलब कि प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची रहती है या सूची रहती है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता स्वयं जानकारी देने वाले व्यक्ति के पास जाता है और स्वयं भरता है। ठीक है, तो प्रश्नावली में उसी सूची को क्या किया जाता है, डाक के द्वारा भेजा जाता है, और अनुसूची में क्या किया जाता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है। ठीक है, दोनों के अलग अलग इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, प्रश्नावली की आवश्यकता कब पड़ती है और अनुसूची की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारा अनुसंधान उस विषय पर निर्भर होता है जहां की जो जानकारी देने वाले व्यक्ति होते हैं यदि वो पढ़े लिखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेज सकते हैं। ठीक है, और अनुसूची में जबकि वहां पर गरीबी अज्ञानता ज्यादा व्याप्त होती है तो फिर अनुसंधानकर्ता को स्वयं जाकर जानकारी इकट्ठी करनी होती है। क्योंकि यदि आप प्रश्नावली और अनुसूची यदि अशिक्षित व्यक्ति के पास आप प्रश्नावली को भेज देंगे तो क्या वो भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो आपको चयन करना होगा अपनी समस्या को देखते हुए कि हम प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं कलेक्ट करें, डाटा कलेक्ट करें या फिर अनुसूची के द्वारा डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रागणक की नियुक्ति करता है। क्या करता है, प्रागणक की नियुक्ति। जैसे बात करें कि मान लो आज मैंने छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति के ऊपर एक अध्ययन किया। ठीक है, अब बैगा जनजाति के ऊपर अध्ययन कर रहे तो मुझे तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती और सामने वाला व्यक्ति जिसकी समस्या है जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है वो छत्तीसगढ़ी बोलता है। ठीक है ना, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, तो मैं प्रागणक की नियुक्ति करूंगी ताकि जो मैं बोल रही हूं वो बात उस तक वो पहुंचा सके। अनुसंधान करने के लिए विचारों का आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक होता है। संप्रेषण जानते हो ना, संप्रेषण कम्युनिकेशन, आप और मैं जो बोल रही हूँ आप तक उसी बात को उसी अर्थ में पहुंचना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, संप्रेषण होता है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को मैंने ढूंढा जो कि छत्तीसगढ़ी भी जानता है और हिंदी भी जानता है, क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ और जिनकी समस्या है वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो एक मीडिएटर मैंने ऐसा करा कि मैं जब बोलूं तो वो कन्वर्ट करके सामने वाले को पहुंचाए, और सामने वाला जब मुझे बात बता रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति समझकर मुझे बता रहा है।
तब तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकूंगी कि क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि अनुसूची में प्रगणक ही स्वयं क्या करता है, जानकारी भरकर हमको पहुंचा देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रश्नावली अनुसूची समझ में आया? तो आप देखेंगे नृत्य फॉर्म प्रश्नावली साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार इंटरव्यू आप लोगों को मिल दिया है किसी ने? हम जाते हैं एक व्यक्ति के पास और उस समस्या से संबंधित क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, इसमें है संरचित और असंरचित। संरचित मतलब ये होता है जिसकी संरचना हम पहले ही कर चुकी हैं। मतलब साक्षात्कार लेते समय हम क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं और एक एक करके उन क्वेश्चन को हम पूछते हैं कि यदि ये क्वेश्चन है, ये समस्या है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, असंरचित मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, संरचना नहीं होती। उस परिस्थिति को देखते हुए हम प्रश्नों का निर्माण उस संबंध में तत्काल करते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नों को पहले से यदि हमने बनाकर रखा हुआ है तो वो संरचित कहलाएंगे, और यदि प्रश्नों को हमने नहीं बनाकर रखा है, तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्रश्नों का निर्माण करते हैं और जो समस्या आती है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो क्या कहलाता है, असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट रिपीटिशन। अब देखिए एक मैंने प्रश्नावली का अच्छा नमूना बनाया हुआ है। तो प्रश्नावली का नमूना देखेंगे कि यहाँ पर छात्रावास में रहने वाले छात्रों की आर्थिक दशा और आदतों का अध्ययन करने के लिए 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली हो या अनुसूची हो, सॉरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं और कंटिन्यू यदि हम ही आपसे 4 घंटे तक लेक्चर देंगे तो आधे बच्चे तो ऐसे ही बोल हो जाएंगे, आधे क्या पूरे बोल हो जाएंगे, होगा ना? तो 7 तथ्य या सार के जो क्वेश्चन है उन्हीं का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं हमेशा अपने वक्तव्य में या अपने व्याख्यान में बहुत शॉर्ट में देने की कोशिश करती हूँ और ऐसी बातें बताती हूँ जो एकदम फैक्ट हो। ठीक है ना? आपको भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं भी कम बोलूंगी और आप तक ज्यादा पहुंचेगा। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर प्रश्नावली में सबसे पहले व्यक्ति का नाम पूछना चाहिए, स्थानीय पता, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, विवाहित या अविवाहित। सर नेक्स्ट। फिर उसके बाद में उनकी आर्थिक दशा, आपके पिता या अभिभावक की औसत आय कितनी है, आपके पिता या अभिभावक पर आर्थिक रूप से कितने व्यक्ति आश्रित हैं, कितना महीना आपको भेजते हैं, इतने रुपए में आर्थिक दृष्टि से आप कैसा अनुभव करते हैं, आपके अन्य साथियों की तुलना में आपका सामान्य खर्च करने का स्तर कैसा है। प्रश्नावली हो या अनुसूची, एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है, जैसे किसी व्यक्ति का यदि हम नाम पूछ रहे हैं, उसके बाद में उसकी आयु है, उसकी लिंग है, उसका वैवाहिक स्तर पूछना है, तो इससे एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी समाज में वैवाहिक स्थिति या वहां पर व्याप्त कुछ एक परिस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि हम पूछ रहे किसी व्यक्ति से कि आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, अब वो वैवाहिक ही नहीं होगा तो बच्चे की कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वहां जाने पर आपकी परिस्थितियां क्या हो सकती है, विपरीत हो सकती है। कहने का आशय यह है कि क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। यदि बंदा वैवाहिक है तो फिर उसके बच्चे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, फिर उसके बाद में सर थोड़ा सा नेक्स्ट पीपीटी सवाल सर। प्रश्नावली के प्रकार देखिए, सबसे पहले सूचनाओं तथ्यों के आधार पर कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रश्नावली हमेशा ऑप्शन में होना चाहिए, तथ्य में होना चाहिए, खुली होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपकी समस्या डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार के प्रश्नों को निर्माण करते हैं और अनुसूची या उससे प्रश्नावली बनाएंगे। ठीक है ना बात? कभी भी अपने को एक क्षेत्र को लेकर निर्धारित नहीं करना है डाटा कलेक्ट करते समय। मैं हमेशा अपनी प्रश्नावली अनुसूची जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैं खुली बनाती थी। ठीक है, खुली का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मैंने 4 पॉइंट दे देती हूँ, 1 2 3 4, कुछ के हाँ या नहीं में आंसर कलेक्ट करती थी, कुछ में खुली रखती थी। आपका अभिप्राय क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपके सुझाव क्या है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की समस्या सुझाव अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं 4 पॉइंट में तो डिफाइन नहीं कर सकती थी, यहाँ तो या नहीं तो नहीं बता सकती थी। तो हमेशा आप यह कोशिश करें
कि प्रश्नावली या अनुसूची जो हो वो मिश्रित हो, मतलब मिला जुला हो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हाँ नहीं या 4 पॉइंट दे दिए या 5 पॉइंट दे दिए, उससे हमारा एनालिसिस तो इजीली हो जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसी समस्याएं होती हैं या कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें राय मांगना अनिवार्य होता है। अनुसंधान का काम ही होता है समस्या का समाधान। तो यदि हम क्वेश्चन ही ऐसे नहीं बनाएंगे जिसमें हम सुझाव मांगे, तो हमारा एनालिसिस पूर्ण होगा क्या, या हमारा परियोजना पूर्ण होगी क्या, रिसर्च पूरा होगा क्या, नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है कि प्रश्नावली अनुसूची कैसी होनी है, अपनी मिश्रित होनी है। फिर देखिए तथ्य संबंधी प्रश्नावली है और मत। तथ्य मतलब जिसमें हमने डाटा मांगा हुआ है, मत का मतलब अभिप्राय, ठीक है ना। बंद है, सीमित है, प्रतिबंधित, मतलब कि पहले से ही हमने कुछ एक क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, सीमित है, 10 क्वेश्चन बनाए तो बंदा 11वां क्वेश्चन उसमें नहीं जोड़ सकता, ठीक है। खुली मतलब कि उसके बाद की आपके सुझाव क्या है, आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन निर्माण किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में संरचित और असंरचित, जैसे हम पहले बता चुके थे, पहले से प्रश्नों को यदि रेडी करके रखा तो वो संरचित, यदि उसी समय अपन लिखते हुए बताते हैं तो असंरचित, ठीक है। फिर सचित्र और मिश्रित, सबसे बढ़िया जो होती है वो मिश्रित होती है। सचित्र भी अच्छी है क्योंकि हम हमेशा जो सुनते हैं वो 10 या 20% ही हमारे दिमाग में जाता है, ठीक है, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा जाता है। सुनने की अपेक्षा यदि हम देखेंगे अच्छे से डायग्राम के थ्रू तो वो क्या होता है, हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि फॉर्मूले बनाकर डेली देखा करो, चाय पीते हुए, तैयार होते हुए, आपको जैसा इजी लगता है आप उस फॉर्मेट को देखते रहें। देखने से क्या होगा, उसको ऐसे बनाना कि वो आपके दिमाग में छपते जाए, ठीक है। जैसे विज्ञापन सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। लोगों को यहाँ पर वॉशिंग पाउडर निरमा का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होगा। क्यों याद है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में छपा हुआ है। छपा है ना कि नहीं छपा है। अभी फॉर्मूले पूछूंगी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वॉशिंग पाउडर निरमा याद होगा, याद है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि वो किससे बता रहे हैं, हमको सचित्र बता रहे, चित्र के द्वारा हमको क्या करा रहे हैं, एनालिसिस करा रहे हैं, हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। फिर है मिश्रित प्रश्नावली, जो सबसे अच्छी होती है। ऊपर जितनी भी प्रश्नावली दी हुई है इन सबको मिलाकर यदि कोई प्रश्नावली बनती है तो वो होती है मिश्रित प्रश्नावली। क्लियर बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर नेक्स्ट पीपीटी। प्रश्नावली तैयार करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो अनुसंधान के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम अनुसंधान क्यों कर रहे हैं इसका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो उस उद्देश्य से संबंधित ही क्वेश्चन पूछना है हमें। प्रश्नावली या अनुसूची जब भी हम बनाते हैं तो समस्या से संबंधित क्वेश्चन ही हमें पूछना है, अनावश्यक क्वेश्चन हमें नहीं पूछना है, ठीक है। फिर प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इतनी कम भी नहीं होना चाहिए कि समस्या से आउटपुट ही समाधान ना आए, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रश्नों की प्रकृति। जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो। प्रश्नों का क्रम अभी हमने बताया कि यदि हम किसी समाज में किसी व्यक्ति से पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, उसके बाद पूछे आप विवाहित है कि नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा सही नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्नों का क्रम जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, एक के बाद एक कंटिन्यू। फिर उसके बाद है वर्जित प्रश्न। जैसे हम किसी समाज में यदि शराब की प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं, और आप कल्पना कीजिए कि पीछे बात नहीं करो, यदि हम बोले कि क्या आप शराब पीते हैं किसी व्यक्ति के पास जाकर, तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? नहीं ही होगा, होगा ना। हो सकता है आपको भगा दे वहां से, भगाएगा ना, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमसे, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि वर्जित प्रश्न नहीं पूछना। कैसे पूछेंगे? आजू बाजू वाले से पूछेंगे कि आपके एरिया में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शराब का सेवन करते हैं, या आपके बाजू में क्या ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब का सेवन करते हैं। आप अपने बाजू वाले से पूछोगे क्या बाजू वाला शराब पीता है, तो बोलेंगे हाँ पीता है। लेकिन यदि वो पूछे, हम आपसे पूछे कि आप शराब पीते, तो पीते भी होंगे, तो बोलोगे नहीं पीते, है ना। तो प्रश्न जो है वो वर्जित नहीं पूछना है। और पूछने का हमेशा रिसर्च में एक तरीका होना चाहिए कि कब हमें डायरेक्ट पूछना है और कब हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है प्रश्नों की भाषा। भाषा एकदम सरल होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जहां जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस भाषा को लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना चाहिए। क्रॉस जांच करना चाहिए,
जैसे कि मानो सामने बाजू वाले से पूछा कि ये शराब पीता है, तो बोले हाँ पीता है। हो सकता है भाई उसकी लड़ाई उसने झूठ बोल दिया, तो फिर उसके बाजू वाले से पूछना चाहिए, ठीक है ना कि नहीं? ठीक है, एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताती हूँ। जैसे हम मानो कि एग्रीकल्चर में कृषि उपज मंडी समितियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रही है, उसमें किसान के पास है। हमने कहा क्या मंडी में जितनी भी पॉलिसी चल रही है, नीतियां चल रही हैं, उनसे आपको प्रॉफिट होता है, या वहां जो व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं? तो किसान क्या बोलेगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई नहीं हो रहा है हम, ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या कि नहीं हो रहा है? वो जरूरी है? हर व्यक्ति अपने हिसाब से आंसर देता। यदि हम अधिकारी के पास जाएंगे तो वो बोलेगा हम पॉलिसी का इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, हो सकता है उनको प्रॉफिट ना मिल रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? किसान के पास जाएंगे कि वास्तव में तुमको प्रॉफिट हो रहा है? तो बोलेगा हाँ हो रहा है। तो क्रॉस जांच हुई एक अधिकारी से और एक किसान से। ऐसे ही जब हम किसान से पूछेंगे तो किसान के अलावा अधिकारी से, श्रमिक से, वहां जितने भी व्यक्ति हैं उनसे पूछेंगे कि आप क्या इसके बारे में अपनी राय देना चाहते हैं। मतलब क्रॉस क्वेश्चन करना, क्रॉस जांच करना। एक पक्षी कभी भी अनुसंधान नहीं हो सकता, ठीक है? प्राथमिक संबंध यदि आप ले रहे हैं तो उसमें क्रॉस जांच जरूर होनी चाहिए, तभी आपके डाटा फैक्ट आएंगे सामने। फिर उसके बाद है प्रश्नावली भरने संबंधी आवश्यक निर्देश दे देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने यदि हमें कोई प्रवृत्ति बता दी है कि हाँ समाज में ऐसी प्रवृत्ति व्याप्त है, तो उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, उसमें निर्देश लिखे होना चाहिए कि आपके द्वारा जो भी सूचनाएं हमें प्रदान की गई है वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सूचनाएं किसी और व्यक्ति तक पहुंच जाए, उससे आगे जाकर उस व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, ठीक है ना? तो उसमें निर्देश देना चाहिए। सूचकों की योग्यता और पूर्व परीक्षा व संशोधन। सर नेक्स्ट, अब हम प्रश्नावली और अनुसूची में आपको अंतर बता चुकी हूँ कि प्रश्नावली एक क्वेश्चन की एक ऐसी सूची होती है जो कि हम डाक के द्वारा भेजते हैं, और अनुसूची ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्वयं या प्रगणक की सहायता से जाकर खुद भरवाते हैं या प्रगणक भरते हैं। सर नेक्स्ट बताइए सर। हाँ, अब देखिए द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकाशित स्रोत। प्राथमिक स्रोत मतलब जिनको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत मतलब कि जो पहले से प्रकाशित हो चुकी हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देखिए प्रकाशित स्रोत में कौन कौन से होते हैं? सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, आयोग एवं समिति की रिपोर्ट, व्यापारिक व वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। मतलब हमारे पास में इतने प्रकार से द्वितीयक संबंध हो सकते हैं। आज जितने भी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो वन विभाग हो या कोई और हो, उनकी विभागीय साइट होती है और उनके एनुअल रिपोर्ट छपते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन। जब परियोजना ना बने तो मेरी बात को याद रखना कि टॉपिक हमेशा ऐसा लेना, कहीं पर नहीं लिखा होता है कि हमको प्राथमिक लेना है या द्वितीयक लेना है। यदि हम द्वितीयक से भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो ओके ही होगा, क्योंकि डाटा तो परफेक्ट मिलेंगे, ठीक है? कॉमर्स वाले बच्चे खासकर, ठीक है, क्योंकि हम डाटा से खेलते हैं, हमेशा याद रखना। तो द्वितीयक संबंध हमेशा वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर वार्षिक रिपोर्ट होती है। और ना मिले तो हमेशा याद रखना कि आर्थिक सर्वेक्षण निकालना। क्या निकालोगे? आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें हर एक विभाग का आपको डाटा मिलेगा, ठीक है? उससे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करना। यदि कभी आप, हो सकता है कि प्राथमिक समय कलेक्ट ना कर पाए तब, ठीक है सर? नेक्स्ट, और होते हैं अप्रकाशित स्रोत, जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। अप्रकाशित स्रोत में इसलिए अनुसंधान करते हैं कि योग्यता, मतलब जिसने पहले रिसर्च कर लिया उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर है जांच का अभिप्राय, अनुसंधान का प्रकार एवं संग्रह करने की रीति, इकाई की परिभाषा, मतलब यूनिट क्या होगी आपकी, ठीक है, उसको क्षेत्र को निर्धारित करना। शुद्धता का स्तर, पैमाना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। किसी और के रिसर्च को बातें घुमाकर आपने ले लिया तो आपका रिसर्च कभी नहीं होगा। पिछले सेशन में एक महोदय आए थे, मुझे नाम याद नहीं था, IJNQ के थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कहा कि यदि आपकी रिसर्च एक पेज का भी है, एक पेज छोड़ो 4 लाइन का भी है तो बहुत है, क्योंकि वो आपका है, ठीक है? दूसरों की चीजों को अपना बनाना रिसर्च कभी नहीं होता, ठीक है ना?
फिर उसके बाद है उपसाधन का स्तर, आंकड़ों के संग्रह का समय व परिस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अनुसंधान करते हैं उस समय और परिस्थितियां क्या है, हो सकता है कि जब आप क्षेत्र का चयन कर रहे हैं उस समय और परिस्थिति कुछ और थी और आगे जाके समय और परिस्थिति चेंज हो जाए, तो समय और परिस्थिति के अनुसार आपको आंकड़ों का संग्रह करना है। ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्तता, अन्य द्वारा संकलन से तुलना, मतलब यदि हमने प्राथमिक सामग्री कलेक्ट किए हैं या द्वितीय किए हैं तो एक बार हम कंपेयर कर लें। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण से यदि हम डाटा कलेक्ट किए तो उसकी विभागीय वेबसाइट पर जाकर भी एक बार चेक कर लें, या हमने यदि किसी विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जाकर द्वितीय सामान कलेक्ट किए तो हम क्या करें, वेबसाइट पर एक बार चेक कर लें, तुलना कर लें। उसके बाद में परीक्षणात्मक जांच करना। ठीक है सर, नेक्स्ट। इसके बाद आज का मेरा टॉपिक यही क्लियर होता है। कोशिश की हूँ कि समझ में आ जाए, शॉर्ट में बताने की कोशिश हमेशा करती हूँ, साथ तथ्य बताती हूँ। थैंक यू।